हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवीन ग्रोवर कॉमर्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए। मैं हूं नवीन ग्रोवर। मेरी क्वालिफिकेशन है जेआरएफ इन कॉमर्स। रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिए गए जूनियर ऑडिटर के एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरी रैंक आई है 14। ठीक जी। तो आज हम करने वाले हैं पीपीएससी यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक एग्जाम लिया गया था, जो था सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम। किसका था? सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम था। उस एक कॉमर्स पोर्शन में आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे, हम उनको करने का प्रयास करेंगे और डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए जी, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 11 नंबर से क्वेश्चन से। सेट बी मैं सोल्व कर रहा हूँ। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन से हमारी शुरुआत होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि the method of budgeting whereby all activities are reevaluated each time a budget is formulated is regarded as। ये क्या कहता है कि बजट बनाने का एक ऐसा मेथड जिसमें सारी एक्टिविटी बिल्कुल शुरुआत से की जाती है, हर बार, हर समय सारी एक्टिविटी क्या की जाती है, बिल्कुल शुरुआत से की जाती है। तो ऐसे बजट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन बजट, जीरो बेस बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट और डायरेक्ट लेबर बजट। एक ऐसा बजट जिसके लिए हम लोग हर बार बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, पिछले साल के बजट को एज ए बेस नहीं लेते। तो ऐसे बजट को हम लोग जानते हैं जीरो बेस बजट के नाम से। ठीक है जी। अब जीरो बेस बजट के बारे में अगला सवाल आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि इसको डेवलप किसने किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको डेवलप्ड किया गया था पीटर फायरे नाम के पर्सन के द्वारा। पीटर फायरे नाम के व्यक्ति के द्वारा इसको क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। कब किया गया था? अगला सवाल ये पूछा जा सकता है। इसको किया गया था 1960 में डेवलप किया गया था। एक ऐसा बजट जिसको हर बार आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें, तो ऐसा बजट क्या कहलाएगा? जीरो बेस बजट कहलाएगा। इसको डेवलप करने वाले अंकल का नाम क्या है? पीटर फायरे है। इसको डेवलप किया गया था 1960 में डेवलप किया गया था। अगला सवाल क्या कहता है कि पहली स्टॉक एक्सचेंज, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी सेट अप इन इंडिया, भारत में स्थापित की जाने वाली पहली स्टॉक एक्सचेंज कौन सी थी? तो उसका नाम क्या था? उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम था, वो थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। कहां पर थी? मुंबई में थी, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? बीएससी के नाम से जानते हैं। बीएससी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, उसको बोलेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि ये कब स्टैब्लिश की गई थी, तो आप कहेंगे 1875 में। कहा? मुंबई में। अगला सवाल इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, वो है दलाल स्ट्रीट, मुंबई। कहां पर है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई। एक सवाल इससे और बनता है, जो आपसे पूछा जा सकता है, वो इसका बेंचमार्क इंडेक्स। पेपर में एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स क्या है? बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स। हम लोग क्या बोलेंगे? इसका बेंचमार्क इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपका सवाल था फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी सेटअप इन इंडिया, भारत में पहली स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थापित की गई? तो आपको इंग्लिश मुंबई में। उसका नाम क्या है? बीएससी, जिसको आप लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। कब स्थापित की गई? आपको इंग्लिश 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। इसका बेंचमार्क इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स के इसको नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि टू ऑब्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट, द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी निकालने के लिए, ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट को किससे आप डिवाइड करेंगे? तो आपसे सवाल सीधा सीधा ये पूछा है कि भैया जो हमारा बीईपी का फॉर्मूला है इन रुपी, उसमें आप लोग जो फिक्स कॉस्ट है उसको किससे डिवाइड करेंगे? ये आपका सवाल है। तो आप सभी को पता है कि भैया बीईपी इन रुपी निकालने के लिए हम लोग फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर यही बीईपी
बीईपी आपको यूनिट्स में निकालना होता, तब आप अपनी फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करते? तब आप अपनी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते भैया कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते। किससे डिवाइड करते? कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते। से डिवाइड किया जाता है, कंट्रीब्यूशन से डिवाइड किया जाता। अब आपके लिए दिमाग में आ रहा होगा कि भैया पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इनटू 100। अब ये कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर आप लोग लिख सकते हैं इसको फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे, या फिर आप इसको लिख सकते हो सेल्स इनटू पीवी रेशियो। यानी कि आपका सवाल था कि बीईपी की रुपये में सेल निकालने के लिए आप फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे? आप पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे। अगर यूनिट में निकालना हो तो आप कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे। अब आपसे पीवी रेशियो का फॉर्मूला पूछे तो आप कहेंगे कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इनटू 100। अब आपसे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पूछे तो आप कहेंगे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। या फिर तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? सेल्स इनटू पीवी रेशियो भी कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला हो सकता है। अगला सवाल है, कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट फॉर्मेट में टोटल डेप्रिसिएशन एट द लेवल ऑफ 4500 यूनिट इज इंडियन नेशनल रुपी कितना है? 12,000 है। डेप्रिसिएशन कहता है कि 5,000 यूनिट पर कितना होगा। ठीक है जी, कहता है कि 4500 यूनिट लेवल पर आपका डेप्रिसिएशन 12,000 है, 5,000 पर कितना होगा, पर यूनिट पूछा है, कितना होगा ये बताना। जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो आपका 4500 पर भी टोटल डेप्रिसिएशन कितना था? 12,000 था। तो 5,000 पर भी कितना रहेगा? 12,000 रहेगा। तो पर यूनिट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 2.4। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि इंडियन नेशनल रुपी यानी कि भारतीय रुपया कितना? 2 रुपए 40 पैसे आपका क्या पड़ेगा? पर यूनिट डेप्रिसिएशन पड़ेगा। कब? जब आपका 12,000 टोटल डेप्रिसिएशन कितने के पीछे चलेगा? 5,000 यूनिट के पीछे होगा। तो कितने रुपए पड़ेगा? 2 रुपए 40 पैसे आपका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, बजट दैट गिव्स ए समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट। एक ऐसा बजट जो आपको समरी देता है सारे के सारे बजट। एक ऐसा बजट जो आपको समरी प्रोवाइड करता है सारे के सारे बजट्स की एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? उसको आप लोग मास्टर बजट के नाम से जानते हैं। एक ऐसा बजट जो सारे बजट की क्या प्रोवाइड करे? फंक्शनल बजट की आपको समरी प्रोवाइड करे, ऐसा बजट मास्टर बजट कहलाता है। तो आपसे सवाल यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है? एक नया सवाल कि सबसे पहले जो फर्स्टली है वो कौन सा बजट बनाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे सबसे पहले सेल्स बजट बनाया जाता है। कौन सा बजट बनाया जाता है? सेल्स बजट। सबसे लास्ट में मास्टर बजट बनेगा जो एक समरी बजट होगा सारे के सारे फंक्शनल बजट का। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा बजट बनता है, तो आप लोग कहेंगे जी सेल्स बजट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है और जो सीवीपी एनालिसिस है यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, वो पार्ट है कौन सी अकाउंटिंग का? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कौन सी अकाउंटिंग का पार्ट है? फाइनेंशियल का है, मैनेजरियल का है, कॉस्ट अकाउंटिंग का है, या फिर सभी का है? जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस अकाउंटिंग है वो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है हमारी, अब देखो आप सभी को पता है कि जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सिर्फ हमारी क्वांटिटेटिव जो आइटम्स होती हैं या फिर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है उसमें डील करती हैं। परंतु हमारी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव डाटा को भी कंसिडर करती है। क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्या करती है? क्वालिटेटिव को भी ये क्या करती है? कंसिडर करती है। ठीक है जी। दूसरी बात मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है?
इसलिए यूज किए थे, यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए आप लोग कौन सी अकाउंटिंग यूज करते हैं? आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। अगली बात, जो इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों ने अकाउंटिंग की एक जो कॉमन डेफिनेशन है वो पढ़ी हुई है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof, इसे द्वारा दी गई है। AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है कि अकाउंटिंग एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वाली जो डेफिनेशन है, उसमें एक शब्द आता है इंटरप्रेटिंग। आपसे पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि इंटरप्रेटिंग का जो काम है कौन से वाली अकाउंटिंग में किया जाता है, फाइनेंशियल में, मैनेजमेंट में, फिर कॉस्ट में, या फिर एचआर अकाउंटिंग में, कौन सी अकाउंटिंग में किया जाता है? जो इंटरप्रेटिंग का काम है वो भैया हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही किया जाता है। जो वर्क ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो भी कहाँ किया जाता है? वो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया जाता है। वर्क ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो कहाँ किया जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया एज एन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्राइटेरिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के तौर पर, उसमें क्या क्या आता है? कहता है कि पहला है कंसीडर करता है बोथ क्वालिटी और क्वांटिटी डायमेंशंस ऑफ बेनिफिट, सेकंड है इनकॉर्पोरेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, थर्ड है अवॉइड एम्बिगिटी, फोर्थ है ऑल ऑफ द दीज। जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे दो गोल होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एक होता है हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ठीक है जी। तो आज के टाइम पे सॉरी, होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल होता है ये हमें एम्बिगिटी पैदा करता है। एम्बिगिटी का मतलब क्या है? उलझन पैदा करता है। उलझन का मतलब क्या हुआ कि आपको पता ही नहीं कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट तो ग्रोस भी होता है, नेट भी होता है, फिर तो आफ्टर टैक्स भी होता है, बिफोर टैक्स भी होता है। इसमें कुछ कमियां थी, उलझन थी, उसके रिप्लेसमेंट में उसकी कमियों को दूर करने के लिए हम लोग एक नया गोल लेकर आए, ऑब्जेक्टिव लेकर आए, इसका नाम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये इसकी कमियों को दूर करते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल पूरा करता है। ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डायमेंशंस को कंसीडर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखता है, और एम्बिगिटी जो उलझन होती है हमारी उसको दूर करने का काम करता है। अगला सवाल है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 incurred by company on trips abroad for purchase of मशीन। कहता मशीन खरीदने गए हुए आपने उस दौरान यात्रा के या ट्रैवलिंग के 10,000 रुपए खर्च कर दिए, यानी कि आप अब्रॉड मशीन खरीदने गए, उस दौरान आपके ट्रैवलिंग के खर्चे हुए 10,000। ये वाले खर्चे किस कौन से कंसिडर होंगे? ये डेफर्ड रेवेन्यू होंगे, कैपिटल होंगे, ऑपरेटिंग होंगे, या फिर फाइनेंशियल कॉस्ट माने जाएंगे? कौन से खर्चे होंगे? तो आप लोगों को हमेशा से ध्यान में रखना है कि भैया मशीन को परचेज करने से लेकर उसके इंस्टॉल करने तक के जितने भी खर्चे होते हैं, मशीन को परचेज करने से लेकर उसको इंस्टॉल करने तक जितने भी खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। तो आप मशीन खरीदने अब्रॉड गए हैं, उस पर 10,000 आपने खर्च किया है, ठीक है? मशीन को लाने से लेकर, खरीदने से लेकर उसको इंस्टॉल करने तक का जो भी खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। अगला सवाल आता है, कहता है एक प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट है 20 लाख, उससे प्रॉफिट आता है 3 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट 12.5%, बट बिफोर टैक्स की रेट कितनी है? 50%। तो पेबैक पीरियड क्या होगा? देखो पेबैक पीरियड, अब यहाँ पे पेबैक पीरियड का मतलब क्या है? पेबैक पीरियड हमारी एक कैपिटल बजटिंग की ट्रेडिशनल टेक्निक है। ऐसी टेक्निक है, ट्रेडिशनल टेक्निक है, ठीक है जी, ट्रेडिशनल टेक्निक है। दूसरी बात, पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है कि वो टाइम पीरियड जितने में
आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, वो समय जितने में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकप्ड हो जाए यानी कि पूरी हो जाए, वो टाइम पीरियड जितने समय में आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसके पैसे पूरे हो जाएं, उस समय को टाइम को बोला जाता है पेबैक पीरियड। वो समय जितने में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाए या फिर रिटर्न में वापसी आ जाए, उसको बोलेंगे पेबैक पीरियड। ये ट्रेडिशनल टेक्निक है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पूरी करती है। अगली बात इसमें जो आपने ध्यान रखनी है, इसमें पूछता है कि प्रॉफिट कौन सा लेना होता है। तो इसमें हम लोग प्रॉफिट लेते हैं आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसमें जो प्रॉफिट लिया जाता है वो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन लिया जाता है। तो आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो 3 लाख रुपए दे रखा है, इसमें से डेप्रिसिएशन तो घटा हुआ है, तो टैक्स घटाना बाकी है, टैक्स घटाना बाकी है। ठीक है जी, बट हम लोगों ने कौन सा लेना है, टैक्स तो घटा दो, तो डेप्रिसिएशन नहीं घटाना। इसने डेप्रिसिएशन तो घटा दिया, तो टैक्स नहीं घटाया। हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख का जो प्रॉफिट है पहले इसमें से घटाएंगे हमारा टैक्स। 50% है, 3 लाख का 50% कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया। तो आपके पास आ गई 1.5 लाख रुपए आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट आ गया। अब इसमें डेप्रिसिएशन कटा हुआ है, हम लोग डेप्रिसिएशन वापस जोड़ेंगे। अब यह हमारा प्रोजेक्ट है 20 लाख रुपए का, 20 लाख का 12.5% करोगे तो आपका बनता है 2.5 लाख रुपए। तो आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 4 लाख रुपए आ गया, आ गया 4 लाख रुपए आ गया। तो पेबैक पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, बटा में होता है एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20 लाख की, ठीक है जी। एनुअल कैश इनफ्लो आपने कितना बना दिया, 4 लाख रुपए। तो आपका आंसर क्या आएगा भैया, 20 लाख बटा 4 लाख, कितना पेबैक पीरियड आएगा, 5 साल आपका पीरियड माना जाएगा। इस सवाल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, पेबैक हमारी कैपिटल बस्टिंग की एक ट्रेडिशनल टेक्निक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितने समय में हमारी प्राप्त हो जाएगी, उसको पेबैक पीरियड बोला जाता है। इसमें प्रॉफिट कौन सा लेना है, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन लेना है। तो सवाल में आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से डेप्रिसिएशन तो घटा हुआ है, परंतु टैक्स घटाना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टैक्स घटा देंगे और डेप्रिसिएशन को वापस से जोड़ देंगे, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। पेबैक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बटा में एनुअल कैश इनफ्लो। आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो है 20 लाख, एनुअल कैश इनफ्लो आपने कितना बनाया, 4 लाख। तो काटने पर हमारा 5 ईयर क्या आ जाएगा, 5 ईयर क्या आ जाएगा, पेबैक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड। ये भी हमारी कैपिटल बस्टिंग की ट्रेडिशनल टेक्निक है, जिसमें आपको बताना है कि एआरआर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बटा में एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस बटा में एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सही है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट सही है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो एक ट्रेडिशनल मेथड ऊपर आ गया पेबैक, ये आ गया एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों की खास बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, ये दोनों की दोनों टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखते। किसको ध्यान में नहीं रखते, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखते। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है जी, स्टेटमेंट किसके बारे में दी है, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारी क्या है, मॉडर्न टेक्निक है कैपिटल बस्टिंग की।
ठीक है जी। एनपीवी क्या है? मॉडर्न टेक्निक है हमारी कैपिटल बस्टिंग की। इसके बारे में झूठा पूछा है कि गलत क्या है एनपीवी के बारे में। एनपीवी रिकॉग्नाइज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल करती है जी। एनपीवी कंसीडर करता है टोटल बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द प्रपोजल ओवर इट्स लाइफ टाइम, बिल्कुल जी। एनपीवी किसी प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ के दौरान होने वाले बेनिफिट को ध्यान में रखता है, बिल्कुल रखता है। एनपीवी इज नॉट यूजफुल फॉर सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। भैया एनपीवी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है, तो कौन से वाली स्टेटमेंट गलत होगी? सी ऑप्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एनपीवी इज इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एनपीवी एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करता है, बिल्कुल पता है। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी? सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में काम आता है, परंतु यहाँ पर क्या बोल रहा है? काम नहीं आता। ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो जो हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, ये जुड़ा हुआ है हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन से, जुड़ा है इन्वेस्टिंग डिसीजन से। इन्वेस्टिंग डिसीजन में हम लोग दो तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक करते हैं हम लोग फिक्स सेट्स में, एक करते हैं करंट सेट्स में। जब हम लोग फिक्स सेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। अगर करंट सेट्स में करेंगे तो वो कहलाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। अब हमसे सवाल पेपर में पूछा है कि भैया कैपिटल बस्टिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? अब कैपिटल बस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? फिक्स सेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। The purchasing new machinery to replace an existing one, transferring money to your creditors account, payment of electricity bill for factory। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की, यहाँ तो कोई भी हमारा फिक्स सेट्स का लेना देना नहीं है। मनी ट्रांसफर की क्रेडिटर के अकाउंट में, यहाँ पे फिक्स सेट्स का कोई लेना देना नहीं है। नन ऑफ दीज नहीं है। आपने नई मशीनरी खरीदी पानी को रिप्लेस करने के लिए, यहाँ पर कैपिटल बस्टिंग जो डिसीजन है वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो? मशीन खरीद रहे हो, फिक्स सेट्स में इन्वेस्ट कर रही हो। अगला सवाल है, ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकाला जाता है? ठीक है जी। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला सिंपली होता है सी बाई ईबीआईटी। क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी, यानी कि कंट्रीब्यूशन के बटा में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से कैसे निकाला जाता है? ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला जाता है। अब ये आपका जो, यहाँ तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं दे रखा जिसमें कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी हो, देखो कंट्रीब्यूशन बटा ईबीटी है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि सबसे पहले होती है सेल। सेल में से हम लोग घटाते हैं वीसी। वीसी यानी कि वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद आपका जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप घटाते हो फिक्स कॉस्ट, भैया ये आ जाता है आपका ईबीआईटी। ठीक है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट पहले ऑप्शन में दे रखी है, यानी कि क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन बन गया। फिर उस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आ जाता है वीआईटी। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो आ गया वीआईटी। यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट की जगह आप लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट की जगह आप लिख सकते हो वीआईटी। तो इसकी जगह आपने कंट्रीब्यूशन लिख दिया, इसकी जगह आपने वीआईटी लिख दिया। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बन गया ऑप्शन ए, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बटा में आपका क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। इन दोनों को सॉल्व करके ईबीआईटी, इसको सॉल्व करके कंट्रीब्यूशन बन जाता है। अगला सवाल है, कहता है कि कोई फिक्स कॉस्ट चार्ज ना हो, व्हेन देयर इज नो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, तो ईबीआईटी एंड ईपीएस वो चेंज होते हैं सेम रेट से। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई फिक्स इंटरेस्ट चार्ज ना हो तो ईबीआईटी और ईपीएस सेम रेट पर होते हैं, चेंज होते हैं। अगला सवाल है, कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स आर इक्वल टू। कैश इनफ्लो बताना है, आफ्टर टैक्स वाला किसके बराबर माना जाता है? वो माना जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। यानी कि आपका जो कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स है उसको क्या कहेंगे कि टैक्स तो घटा दो, ठीक है, डेप्रिसिएशन वापस से जोड़ दो, उसके बराबर माना जाएगा कि अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू द कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। अगला सवाल है,
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन बतानी है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भैया आप लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना। इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है कि रेट ऑफ रिटर्न दैट मस्ट बी अर्न्ड बाय द फर्म इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ तो अकेले इक्विटी शेयर होल्डर है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट में तो क्या आती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐसी कैपिटल सारे के सारे सोर्सेज से इकट्ठी की कैपिटल की टोटल कॉस्ट बतानी है। तो कैपिटल में अकेले इक्विटी तो आते ही नहीं, अकेले डेट भी नहीं आते, ठीक है जी। रेट ऑफ रिटर्न दैट मस्ट बी अर्न्ड बाय द फर्म इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट इन्वेस्टर। अब रेफरेंस भी वाले भी नहीं आते अकेले, तो अलग अलग इन्वेस्टर से, अलग अलग इन्वेस्टर से मतलब इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डेट से, जो भी आपने कैपिटल ली है, ठीक है, उसको उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो कम से कम कमाना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपको कंपनी को पैसा दिया है, चाहे प्रेफरेंस वाले हों, चाहे डेट वाले हों, चाहे इक्विटी वाले हों, उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए आपको कम से कम जो कमाना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि while finalizing the current year profit, जब आप current year का profit फाइनल कर रहे थे, company realized that there was an error in the valuation of closing stock of previous year। कहते हैं कि जब आप करंट ईयर का प्रॉफिट फाइनलाइज कर रहे थे तो कंपनी ने महसूस किया कि भैया कुछ ना कुछ एरर है क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में। प्रीवियस ईयर में क्या था कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ज्यादा लिख दी 10,000 से, पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक में क्या कर दिया, ज्यादा लिख दिया, तो पिछले साल वाला तो क्या हो जाएगा, ओवर स्टेटेड हो जाएगा, ज्यादा हो गया, और करंट ईयर का क्या हो जाएगा, अंडरस्टेटेड हो जाएगा। यानी कि पिछले साल में आपने देखा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 रुपए से ज्यादा लिखा हुआ है, तो पिछले साल का तो क्या हो गया, ओवर स्टेटेड हो गया, और इस साल का क्या हो जाएगा, अंडरस्टेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अब अगला सवाल पेपर में आपसे पूछा गया है, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड एज ए परसेंटेज ऑफ, जो आपको डिविडेंड दिया जाता है वो किसकी परसेंटेज पे दिया जाता है, नेट प्रॉफिट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, कॉल्ड अप कैपिटल की, या फिर पेड अप कैपिटल की। जो डिविडेंड है वो आपको हमेशा दिया जाता है पेड अप कैपिटल की परसेंटेज के तौर पर दिया जाता है। जितनी पेड अप कैपिटल होगी उसी की परसेंटेज के तौर पर आपको क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट्स ऑन, जो भारतीय कंपनियां हैं उनको अपने अकाउंट कैसे बनाने चाहिए, एक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम पर, कैश बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर, डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है जी, दो तरह के बेसिस होते हैं, एक हमारा होता है कैश बेसिस, एक होता है हमारा एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस होता है उसमें सिर्फ आप वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो या तो कैश में पे की हैं या फिर कैश में रिसीव की। एक्रूअल बेसिस में आप लोग कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। जो भारतीय कंपनियां हैं उनको अपने अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पर डबल एंट्री सिस्टम के साथ मेंटेन करने होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब आप सभी को पता है कि हर ट्रांजैक्शन को हम लोग दो जगह रिकॉर्ड करते हैं या फिर दो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसा उनको करना पड़ता है, किनको, भारतीय कंपनियों को। अगला है, जो सेल ऑफ लैंड है और कैश, नगद आपने लैंड सेल कर दी, उसको आप लोग किस प्रकार की एक्टिविटी में कंसीडर करेंगे, जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाता है कितना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग तीन तरह की एक्टिविटी पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान आपको जो रिटर्न जनरेट होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। यानी कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जो मेन बिजनेस आप कर रहे होते हो, रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी जो होती है आपकी वो ऑपरेटिंग होती है। फाइनेंसिंग में आप क्या करते हैं, पैसा अरेंज करते हैं, लाइक डेट से, इक्विटी से। इन्वेस्टिंग में आप क्या करते हैं, खरीद बेच करते हैं, किसकी, एसेट्स को खरीद दिया और बेच दिया, ऐसा कुछ करते हैं। आपसे पेपर में पूछा है कि भैया लैंड को आपने नगदी सेल कर दिया तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर माना
जाएगा। अगला सवाल है कि द प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिफर बिकॉज ऑफ, कि जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक से, इन दोनों में जो फर्क आता है वो किस वजह से आता है? कैपिटल रिवेन्यू की वजह से, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की वजह से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट की वजह से, फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की वजह से। जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फर्क आता है वो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की वजह से आता है। किस वजह से आता है? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की वजह से आता है। अगला सवाल आता है कि भैया आपको गिवन है ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना, 10 रुपए का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 0.10 मतलब ये 10% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर कितनी है, 8%, पे आउट रेशियो कितना है, 100% है। आपको मार्केट प्राइस निकालना है वोल्टर मॉडल यूज करते हुए। देखो वोल्टर मॉडल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, ये रेलिवेंट है, रेलिवेंट मॉडल है, ठीक है जी। दूसरा इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, प्राइस निकालते हैं डी प्लस आर बाय के इंटू ई माइनस बी अपॉन के, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। डिविडेंड कितना है, 100% है, जितना कमाया, यानी कि ये हमारा ई है, पे आउट रेशियो मतलब डी है, तो जितना कमाया उतना। अब क्या लिखेंगे, डी प्लस आर कितना है 8%, मैंने 8 लिख दिया, बटा में ए कितना है 10% है, मैंने 10 लिख दिया, दोनों की परसेंटेज 100 से 100 काट दिया। ई कितना है आपका 10 है, डी कितना है आपका 10 है, नीचे भी कितना है 10% है, ठीक है जी, नीचे हमारा के ई लिखने पर 10% है। अब देखो जो ये वाला मामला है, ये वाला मामला है, 10 में से 10 गया जीरो, जो ये 8/10 के साथ जीरो मल्टीप्लाई में हो गया, ये क्या बन गया, सारे का सारा जीरो बन गया, क्या बन गया, जीरो बन गया। तो आपके पास बच गया, आपके पास बचता है 10 बटा में 10%। अब इस परसेंटेज की जगह मैं क्या ले लूं, 100 ले लूं, बटा में 100, ये 100 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 से 10 कैंसिल, आपका आंसर क्या आया, 100 रुपए। आपका मूल्य क्या, प्राइस क्या निकल के आया, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या निकल के आया, 100 रुपए आपका आंसर निकल के आया। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, वोल्टर मॉडल क्या है, रेलिवेंट मॉडल है। दूसरी बात इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, डी प्लस आर बाई के इंटू ई माइनस बी, सारे के अपॉन में के, इसको मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। अगला सवाल है, एक फर्म के पास कैश बैलेंस है 50,000, डेटर है 70,000 के, क्रेडिटर है 20,000 रुपए के, आपसे ग्रोस वर्किंग कैपिटल पूछी है। जी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आपके पास दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है, एक होती है ग्रोस, एक होती है नेट। जो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल होती है वो आप निकालते हो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है वो होती है टोटल ऑफ करंट असेट्स, इसके बराबर होता है टोटल ऑफ करंट असेट्स। अब आपके पास करंट असेट्स कितनी है, एक 50,000 है, एक 70,000 है, तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल पेपर में पूछा है तो वो कितनी हो जाएगी, 1,20,000 रुपए। हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सच्ची है। पहला ऑप्शन है hedging approach is based on the general rule that length of finance should match with the life duration of the assets. Second है permanent working capital needs are financed by short term sources. Hedging approach all, C option है all working capital needs are preliminary financed by short term sources in conservative approach. Fourth है aggressive approach involves financing major part of working capital by long term sources. देखिए जी, अब हम इसको ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। जो एग्रेसिव अप्रोच होती है, एग्रेसिव का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज में एकदम से तेज तरार तरीके से काम करते हो, उसमें कहता है कि सारी फाइनेंसिंग है वर्किंग कैपिटल कहाँ से लेते हो, लॉन्ग टर्म से लेते हो। भैया इसमें हम लॉन्ग टर्म से नहीं लेते, शॉर्ट टर्म से लेते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गया। अगला है ऑल वर्किंग कैपिटल नीड्स आर प्राइमरीली फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म सोर्सेज इन कंजर्वेटिव अप्रोच। तो कंजर्वेटिव अप्रोच में हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, हम लोग पैसा शॉर्ट टर्म की बजाय कहां से लेते हैं, लॉन्ग टर्म से लेते हैं।
तो ये भी गए। क्या कहता है कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, जो आपके बिजनेस में पड़ी ही रहेगी, फंसी रहेगी, लाइक स्टॉक वगैरह में, उसको आप शॉर्ट टर्म से अरेंज थोड़े करोगे, कहां से करोगे, लॉन्ग टर्म से अरेंज करोगे। ये वाला ऑप्शन भी गया। क्या कहता है कि हैजिंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन द, कहता है हैजिंग अप्रोच का एक सामान्य सा नियम है, जनरल रूल है कि जो जितने समय के लिए पैसा उधार लिया है वो मैच होना चाहिए असेट्स की लाइफ से। बिल्कुल सही है जी। तो हैजिंग अप्रोच क्या कहती है, भैया हमारा जितने समय के लिए आपने पैसा उधार लिया है वो ड्यूरेशन ऑफ द असेट से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है जी। अगला सवाल है, आज के लिए आखिरी सवाल है ये हमारा, द फैक्टर दैट मस्ट बी कंसिडर व्हेन कंपनी टेक्स डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू रिसीवेबल मैनेजमेंट। कहते हैं कि रिसीवेबल मैनेजमेंट के दौरान कंपनी को डिसीजन लेते हैं तो कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखती है। ये आपने ध्यान रखना है कि वो क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट और कलेक्शन एफर्ट्स को ध्यान में रखती है। तो ये अपने चार फैक्टर ध्यान में रखने हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट के दौरान भी एक कंपनी डिसीजन लेते समय। कौन कौन से चार फैक्टर ध्यान में रखती है, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्रेडिट स्टैंडर्ड को ध्यान में रखती है, क्रेडिट पीरियड को ध्यान में रखती है, कैश डिस्काउंट को ध्यान में रखती है, कलेक्शन एफर्ट को ध्यान में रखती है। ठीक है जी। आज हम लोगों ने किए हैं 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का सलूशन आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।